नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग सेंटर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर होता है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हो और कोर्स से रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है आप हमसे ले सकते हो। अगर आप लोग पीडीएफ, जो भी मैं पीडीएफ यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जो भी नोट्स पढ़ाऊंगा, उसके जो बने बनाए पीडीएफ नोट्स हैं वो वहां पर जाकर आप इस नंबर पर वहां पर जाकर ले सकते हो, हमसे कांटेक्ट करके मंगा सकते हो। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। लास्ट के लेक्चर में हमने दो टॉपिक थे वो पढ़ लिए थे। एक तो हमने पॉलीमर के बारे में जानकारी ले ली थी, उसके बाद में जो पॉलीमर का वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, उसकी हमने शुरुआत कर दी थी। और क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे थे तो हमने ओरिजिन या उद्गम के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था, यानी कि एक तरह के जो पॉलीमर होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर देखे थे, सेमी सिंथेटिक देखे थे और तीसरे नंबर का जो पॉलीमर हमने देखा था वो सिंथेटिक पॉलीमर देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं किसके आधार पर? बैकबोन के आधार पर या जो पॉलीमर होता है उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर हम देखेंगे कि पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमने देख लिया और अब हमें जो देखना है वो देखना है बैकबोन के आधार पर। तो ये नंबर 2 है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या शेप। जो भी पॉलीमर होगा उसकी शेप के आधार पर हम उसका डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। तो जब आपसे कोई पूछता है कि पॉलीमर की स्ट्रक्चर के आधार पर या उसकी शेप के आधार पर पॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो आप लोगों को सीधा सा जवाब देना है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या 3 पार्ट में इसका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है लीनियर चैन पॉलीमर। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल में जानकारी आप लोगों को दूंगा, अच्छे तरीके से डिस्कस चीजों को करेंगे। नेक्स्ट होता है ब्रांच चैन पॉलीमर और तीसरा होता है क्रॉस लिंकिंग चैन पॉलीमर। ये जो तीनों पॉलीमर थे इनके बारे में बेसिक जानकारी मैंने लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर दोबारा भी हम देख लेते हैं। जब हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रेखीय। मैं कई बार आप लोगों से एक बात बोलता हूं, जब भी इंग्लिश का कोई वर्ड आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आप लोगों को उसका गूगल ट्रांसलेट करना होता है, क्योंकि आप लोगों को जैसे ही आप हिंदी में से ट्रांसलेट कर लेते हो तो उसका आधे से ज्यादा मतलब आप लोगों को समझ में आने लगता है। तो जब लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर का मतलब होता है रेखीय। ठीक है, यानी कि एक चैन होगी पॉलीमर की, वो कैसी होगी? वो रेखीय होगी, एक सीधी रेखा में होगी। समझ में आ गई पहली चीज। तो अब जब ये रेखीय होगी तो दूसरी जो चैन आएगी, मान लो कि ये जो चैन है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है। जब दूसरी चैन आएगी तो वो इसके इक्वल ही आएगी, इसके इक्वल आएगी। तीसरी चैन भी ऐसा ही आएगी। आगे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉलीमर की चैन होती हैं, पॉलीमर की जो चैन होती हैं, ये कैसी होंगी? ये लीनियर होंगी, रेखीय होंगी। अगर रेखीय होती हैं तो इस तरीके के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चैन पॉलीमर बोलते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ब्रांच चैन पॉलीमर, ब्रांच का मतलब क्या होता है? कई बार आप, कोई शॉप है, कोई बड़ी फ्रेंचाइजी है, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हमारी कोई भी क्या है, ब्रांच नहीं है, हमारी इकलौती ब्रांच यहीं पर है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सावधानी बरतनी है। तो ब्रांच का मतलब होती है शाखाएं। शाखाएं कैसे? मान लो कि ये कोई चैन है और अभी तो ये सीधी जा रही है, रेखीय है, लेकिन अगर यहां से कुछ ब्रांचें निकल गई, कुछ इस तरीके से शाखाएं निकल गई, ठीक है, अब जो दूसरी चैन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, फिर यहां से क्या निकलेंगी? कुछ ब्रांच निकलेंगी, कुछ ब्रांच निकलेंगी। तो इसे, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होगी, उन पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच चैन पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई। तीसरी होती है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। इसमें क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूलर होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, जो मोनोमर होते हैं, मोनो के मर को आप जानते हो मोनोमर कैसे बनता है? मोनोमर बनता है आप लोगों का मॉलिक्यूल से, परमाणु से बनता है, अणु से मिलकर बनता है। तो जब मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसकी एक बॉन्डिंग होती है जिसे आप सिग्मा बॉन्ड या फिर आप लोगों का पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉस लिंकिंग, तो क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, और ये जो
पॉलीमर होते हैं, इसमें क्यूरिंग एजेंट मिलाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, क्यूरिंग एजेंट मिलाया जाता है और क्यूरिंग एजेंट मिलने के बाद में ये जो पॉलीमर होते हैं ये स्टेबल हो जाते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3D स्ट्रक्चर होती है, क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग होती है और क्यूरिंग एजेंट मिलने के बाद में ये स्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद में इन्हें रिसाइकलिंग करना आसान नहीं होता है या फिर इन्हें रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हो। तो इस बात से आप लोगों को एक बात तो समझ में आ रही है कि सर ये आपने ये भी बताया था कि थर्मोसेट जो मटेरियल होते हैं उन्हें भी रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी का एग्जाम्पल तो नहीं है? बिल्कुल ये इसी का एग्जाम्पल है। जो थर्मोसेट मटेरियल होते हैं ये क्रॉस लिंकिंग जो पॉलीमर होते हैं उनका ही एग्जाम्पल होते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर कौन से होंगे? जो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होंगे, इन्हें रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। कारण मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग होती है और 3D नेटवर्क ये बनाते हैं अपनी जो स्ट्रक्चर होती है और इनमें क्यूरिंग एजेंट मिलाया जाता है जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाती है और फिर इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसी की वजह से इन्हें रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गई? सीधे सीधे शब्दों में तो मैं अर्थ में समझा रहा हूं, इससे सीधा नहीं मिलेगा। लीनियर चैन पॉलीमर की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर अरेंज, ठीक है, जो मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी? अरेंज होगी किसमें? लिंक्ड जॉइन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चैन, ठीक है, एक लंबी चैन होगी जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। समझ में आ गई? एक अरेंजमेंट में ये लगा होगा, एक अरेंज होगी किस फॉर्म में? एक रेखीय फॉर्म में। देखो यहाँ पर इसी तरीके की चीजें दी हुई हैं, ये मैंने बताया था भी आप लोगों को इस तरीके की चैन। तो जो लीनियर चैन पॉलीमर होंगे वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रखते होंगे। ये क्या है? ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, एक सीधी रेखा में मोनोमर जुड़े हुए हैं। अगर यहां से कुछ निकल जाता, बी निकल जाता, यहां से फिर बी निकल जाता, यहां पर सी निकल जाता, तो ये क्या बन जाती? ये बन जाती आप लोगों की ब्रांच चैन पॉलीमर, ठीक है। अब ये जो लीनियर चैन पॉलीमर है, मैंने कई बार आप लोगों को एक चीज बताई है कि स्ट्रक्चर जो होती है वो चाहे मनुष्य की हो, चाहे फिर जानवर की हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज की स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर से ही किसी भी चीज की जो बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो फिक्स होती है, डिसाइड होती है, ठीक है। कई बार बोला जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है इसलिए ये ऐसे बिहेव करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब लीनियर चैन पॉलीमर होंगे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, तो वो बिहेव कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं। ड्यू टू क्लोज पैक स्ट्रक्चर दे हैव, क्यों? किसके कारण? ड्यू टू क्लोज पैक, इनकी जो रिएक्शन जो आप लोगों की स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? क्लोज पैक होगी। क्लोज पैक का मतलब क्या है? ये हमारा कोई बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमें ये छोटे छोटे बॉक्स भरने हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स हैं और इस बॉक्स के बड़े बॉक्स के अंदर हमें भरने हैं। एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल हम तय अरेंज करके इन्हें भरें, भाई एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है हमने ऐसे रैंडम उठाया और इसके अंदर डाल दिए, तो कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। तो मुझे बताइए, अगर इसके अंदर 50 बॉक्स आने थे लेकिन जब हमने रैंडम भरे तो क्या इसके अंदर 50 बॉक्स आएंगे? नहीं आएंगे। हो सकता है 40 बॉक्स आए, 40 बॉक्स आए। तो इस प्रत्येक बॉक्स का क्या होगा? अपना एक वजन होगा, मास होगा। जब हम लीनियर यानी कि अरेंजमेंट में भर रहे हैं तो 50 बॉक्स आ रहे हैं, जब हम रैंडमली भर रहे हैं तो 50 नहीं आ रहे हैं, 40 बॉक्स आ रहे हैं। अगर मैं 100 ग्राम एक का वजन मानूं तो 40 के हिसाब से कितना आ जाएगा? भाई आप लोगों का 400 ग्राम आ गया। 100 ग्राम मानेंगे तो 400 ग्राम वजन आ गया। कब? जब हमने रैंडमली भरा। लेकिन अगर 50 हमने अरेंजमेंट में भरा तो वजन कितना आया? वजन आप लोगों का 500 ग्राम आ गया, 500 ग्राम आया अरेंजमेंट में। तो अब इसका जो आयतन था वो तो फिक्स था ना, दोनों क्रम के लिए, दोनों अरेंजमेंट के लिए, इसका जो प्रोसीजर के लिए, प्रोसेस के लिए इसका जो आयतन था, जो एरिया था वो तो बिल्कुल फिक्स था, वो तो हमने ना घटाया ना कम करा। तो जब हम अरेंजमेंट में भरेंगे तो मास ज्यादा आया, मास ज्यादा आया। जब हमने रैंडम डाला तो मास कम आया, मास कम आया, 400 ग्राम आया। तो मुझे एक बात बताइए, जब किसी भी तरल हो चाहे फिर सॉलिड हो, अगर किसी भी चीज का हम आयतन निश्चित कर दें और उसके मास को बढ़ाएं तो क्या डेंसिटी नहीं बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। अगर हम आयतन को निश्चित कर दें और उसके मास को बढ़ाएं तो क्या डेंसिटी नहीं बढ़ेगी? साहब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू
इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो मास तो यहां पर बढ़ रहा है ना, तो डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, और मास यहां पर कम है तो डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। समझ में आ गई? तो डेंसिटी किसकी, आप लोग देखते हो सॉलिड है, लोहा है, कोई भी मेटल है, ठीक है, तो मेटल को मैंने कहा, क्या कहा कि किसी के सर में मारो फेंक कर तो सिर फोड़ देगा ना। अगर मैंने कहा तरल है, तरल है, डेंसिटी तरल की कम होती है क्योंकि आयतन ज्यादा घेरता है। अगर मैंने कहा कि पानी किसी के मुंह पर मारो तो क्या सिर फोड़ेगा? नहीं फोड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि आयतन बहुत ज्यादा हो गया, मास उसके अंदर कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई। लेकिन इसके अंदर आयतन क्या है, आयतन कम हो गया, मास ज्यादा हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, मारा फेंक के सिर फोड़ दिया। ठीक है, उसी तरीके से मैंने गैस को बोला, गैस का आयतन और भी ज्यादा हो गया। गैस क्या करती है, जहां जितना भी आयतन उसे आप दोगे उतना उसके लिए कमी पड़ जाएगा, पूरा घेर लेगी। अब गैस किसी के मुंह पर मारोगे तो क्या मुंह फोड़ेगी किसी का? समझ में आ रही है ना? यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। समझ में आ गई? तो ड्यू टू क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो जब क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगी तो इसकी क्या होगी, ये क्या क्या गुण रखेगा अपने में, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखेगा। ठीक है, जिन जो पॉलीमर है उनकी अगर स्ट्रक्चर लीनियर चेन पॉलीमर होगी तो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज पैक होगी, उसके कारण डेंसिटी ज्यादा होगी और हाई क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। साहब मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होगा? अरे जब सॉलिड को आप गर्म करोगे तो जल्दी जल्दी मेल्ट होगा क्या? नहीं होगा। तरल को कर दोगे तो क्या होगा, लिक्विड को तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो पहले से ही मेल्ट होता है। और हाई डेंसिटी तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एचडीपी, ठीक है, एलडीपी, एलडीपी, पीपी, ये सब क्या है, ये इसी के एग्जांपल होते हैं। अब बात करते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर की। ब्रांच चेन पॉलीमर, अब ये समझना बहुत ज्यादा आसान है। ब्रांच चेन में अब कुछ नहीं रहा है क्योंकि हमने लीनियर चेन समझ लिया। तो इसमें क्या देखते हैं, द पॉलीमर विच आर मेनली लीनियर इन नेचर। जो पॉलीमर होते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं, वो नेचर में तो लीनियर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये चेन नहीं जा रही क्या, ये वाला पोर्शन तो जा रहा है ना, सेम उसी की तरह है, तो नेचर में तो लीनियर ही है। लेकिन बट आल्सो प्रोसेस सेम ब्रांचेस अलोंग द मेन चेन पासेस। ठीक है, ये पासेस है, तो इससे क्या होती है, कुछ साइड चेन पास होती हैं, ठीक है, ब्रांच के रूप में मेन चेन से। कौन कौन सी? ये देखो, इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई। साहब इसका क्या नुकसान है? देखो इसका नुकसान देखते हैं अब। जब इसका नुकसान क्या है समझो, मान लो मैंने एक लिपस्टिक का पेड़ लगाया, ऐसे लीनियर है, एक आ गया। अब इसके गैप पे मान लो मैंने 3 फीट का गैप रखा, तो दूसरा पेड़ लगा दिया 3 फीट के गैप पे, 2 पेड़ आ गए उतनी जगह में। अब मैंने 3 फीट का और गैप रखा, मैंने 3 पेड़ लगा दिए। ठीक है, फिर मैंने 3 फीट का गैप रखा, फिर यहां पर 4 पेड़ आ गए। तो ये जितना भी आयतन है, तो कितना आयतन हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 9 फीट की जगह में मेरे कितने पेड़ आ गए, 1 2 3 4। अब अगर मैं एक काम करता हूं कि भाई मैं ब्रांच वाले, यानी कि ऐसे पेड़ जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, जिनमें शाखाएं निकलती हैं, जिसमें शाखाएं निकलती हैं, अगर मैं वो पेड़ लगाऊं तो मुझे एक बात बताइए, ये मैंने एक पेड़ लगाया जिसमें शाखाएं निकलती हैं, दूसरा पेड़ कहां पे लगेगा, दूसरा पेड़ यहां पे लग जाएगा। जब शाखाएं निकल रही हैं तो क्या हम ऐसा नहीं देख रहे कि 2 ही पेड़ आए हैं उतनी जगह में? भाई 2 ही पेड़ आए हैं ना, और उसमें क्या है, उसमें 4 पेड़ आ गए। तो अब जब चैन कम आएंगी, जब किसी भी पॉलीमर के अंदर ब्रांच चैन पॉलीमर स्ट्रक्चर होगी तो चैन कम आएंगी। कम आएंगी तो क्या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज पैक होगी? नहीं, तुमने रैंडम वाला केस आ गया। ये कौन सा केस आ गया, रैंडम वाला केस आ गया। रैंडम वाला केस आएगा तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू इरेगुलर और पुअर पैकिंग। तो पैकिंग कैसी होगी, पुअर हो गई क्योंकि रैंडमली तुमने बॉक्स भरे हैं। दे हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी लो होगी। जब भी आप लोगों के सामने कोई ऐसा पॉलीमर आता है जो ब्रांच चेन पॉलीमर रखता है, तो आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि सर ने बताया था कि इस तरीके से चीजें होती हैं, तो ये क्या रखेंगे, ये लो डेंसिटी रखेंगे। डेंसिटी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। भाई देखा ना आपने, ऊपर क्या है, एक पेड़ लगा फिर दूसरा लगा तो आयतन बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन पेड़ों का जो मास है वो तो सेम ही रहा। लो मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ,
तो सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से इनका जो बिहेवियर है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, पूरी की पूरी क्या हो गई, चेंज हो गई। एग्जाम्पल क्या रहेगा, ग्लाइकोजन रहेगा, ठीक है। जैसे पीएस है, तो पीएस में क्या रहेगा, जब यहां से हम लेकर चलते हैं, अब इस चीज को समझो, CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH, तो पीएस में क्या होता है, यहाँ बेंजीन आ जाती है, ठीक है, बेंजीन को समझते हो ना, यहाँ बेंजीन आ जाएगी, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। तो क्या ये साइड चेन नहीं निकल गई बेंजीन के रूप में, बिल्कुल निकल गई। जब अगली चेन और आगे बढ़ेगी तो एक बेंजीन फिर इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये साइड चेन, तो ये क्या इसका एग्जांपल हो गया, पीएस हो गया, पीवीसी हो गया। पीवीसी में क्या होता है, साइड में यहाँ पर बेंजीन लगी होती है, लेकिन पीवीसी में क्लोरीन लगी होगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर की। क्रॉस लिंक पॉलीमर, दोज पॉलीमर आर 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। ये जो पॉलीमर होते हैं ये क्या रखते हैं, 3 डायमेंशनल 3D नेटवर्क पॉलीमर होते हैं, which contain cross linked in the form of strong covalent bond between the chain। इसमें जो चैन में जो भी आप लोगों के क्या है मॉलिक्यूल हैं, जो भी बॉन्ड बने हुए हैं वो कौन से बने हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंध बोलेंगे, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। और ये किसके बीच में बनते हैं, ये लगभग सेम या लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में सहसंयोजी बंध बनता है। अगर मैं बोलूं कि NaCl क्या होता है, नमक होता है, ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, क्या NaCl के बीच में सहसंयोजी बंध कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और जो Na होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये इलेक्ट्रॉन इसे दान कर देगा, डोनेट कर देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो Cl क्या बनाएगा, नेगेटिव बना लेगा, और जो Na होगा वो क्या बना लेगा, वो पॉजिटिव बना लेगा। कोवलेंट बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं है, एक ने पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, एक ने लेके अपना घर चलाया, काम खत्म हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ध्रुवीय बंध बोलते हैं। कोवलेंट का मतलब क्या है, C है, ये भी C है, कार्बन है। तो इसने कहा कि भाई काम करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 50,000 मैं डाल रहा हूं, 50,000 तू डाल रहा है। जब ये बिजनेस अपना खत्म करेंगे तो क्या इसके वाले 50,000 ये ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता। क्यों, क्योंकि इसकी भी तो सेम पावर है, इसकी भी सेम पावर है, लेके दिखाए अपना 50,000 रुपए, ये इसके वाले भी नहीं लेगा ना। तो ये क्या कहेंगे, भाई एक काम करते हैं, 50 मैंने लगाए थे, 50 तूने लगाए थे, अपने 50 मैं वापस रख लेता हूं, अपने 50 तू वापस ले जा। यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन ये उठा लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये उठा लेगा। तो जब कोई भी एटम होते हैं जो समान या लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं, एटम होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनके बीच में जब कोई बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, तो उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड होते हैं इसमें क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स दे आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल पॉलीमर। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकिंग जो बॉन्ड बन रहे हैं उनकी वजह से ये क्या रखते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं एंड ब्रिटल पॉलीमर होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है, भंगुर, और भंगुर का मतलब क्या होता है, मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट लिया और मैंने इसे खींचना स्टार्ट किया, इधर से इधर को खींचने का मतलब क्या है, टेंसाइल भी चेक करते हैं ना प्रोडक्ट की। भाई जब टेंसाइल हम चेक करेंगे तो यूटीएम के द्वारा खींचते हैं ना नीचे की तरफ को। तो अब इस पे लोड दिया, लोड देने के बाद में दो कंडीशन बनती हैं, या तो ये इलोंगेट होगा, भाई थोड़ा सा खींचेगा, भले ही वो 2 mm खींचे, लेकिन खींचे तो वो क्या हो जाएगा, वो टेंसाइल हो जाएगा, या डक्टाइल मटेरियल भी बोल देते हैं उसे। लेकिन अगर ये बिल्कुल भी ना खींचे और सीधा टूट जाए तो वो कौन से होते हैं, उसे ब्रिटल बोलते हैं। समझ में आ गई, आज के बाद में भूलना नहीं कि ब्रिटल किसे बोलते हैं। एग्जाम्पल, बेकेलाइट, यूएफ, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का स्ट्रक्चर के बेस पर पॉलीमर का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे किसका,
पॉलीमर का। ठीक है, तो 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, ये आप लोगों का तीसरा लेक्चर है, तो तीनों लेक्चर को आप लोगों को देख लेना है, और ताकि आगे आगे जो लेक्चर आएंगे उनसे आप उन्हें चीजों को क्या कर लोगे, कोरिलेट कर लोगे। जब पहले पढ़ लोगे तो आगे की चीजें फिर आसान हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई चीज पहले पढ़ा दूंगा अब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, तो मैं उसे ही कोरिलेट करके मैं यही मानूंगा कि मैं 2 लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो वो चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है। समझ में आ गई बात? तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होते हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। और ये हमारा नेक्स्ट दूसरा चैनल है, इस पे भी कम से कम काफी 1500 वीडियो पड़ी हुई हैं, देख लेना कितनी पड़ी हुई है, तो इसे भी जाकर आप लोग वहां पर भी इसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।